राधे राधे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है मस्त होंगे सभी लोग और मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे क्लास 12 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस, जो कि वेब ऑफिस का टॉपिक है। और इसमें हम इंटरफेरेंस से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मजा आए तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस टॉपिक। तो देखिए, टॉपिक का नाम है इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले समझना है कि इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इंटरफेरेंस का मतलब है जब दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो, सेम डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे से मिल जाएं, तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी and wavelength, two waves having same frequency and wavelength moving in same direction and over each other superimpose over each other, that is called interference। उसी फेनोमेना का नाम होगा इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का मतलब है दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो और आपस में सुपर इंपोज कर जाएं। सुपर इंपोज का मतलब मिल जाए, तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए सबसे जरूरी है कि दो वेव्स का मिलना, और मिलने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का सेम होना जरूरी है। तो एक फिनोमेना होता है इंटरफेरेंस का। अब इंटरफेरेंस में एक वर्ड आया, दो वेव्स आगे जाती हुई सुपर इंपोज कर जाए। अब थोड़ा सा हमें समझना है कि सुपर इंपोज का मतलब क्या है, कि जब तक सुपर इंपोज नहीं सीखेंगे इंटरफेरेंस में पूरी क्लियरिटी नहीं आएगी क्या हमें करना है। तो हम समझ लेते हैं सभी प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। प्रिंसिपल, तो अब हम समझते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन को। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन का मतलब है क्या, व्हेन देयर आर मोर देन one wave traveling in same medium, then the net displacement is given by the vector sum of all the displacement। क्या है, when there are more than one wave, जब कहीं पर एक से ज्यादा वेव हो जो कि सेम मीडियम में जा रही हो, तो किसी भी टाइम पर उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, सभी के डिस्प्लेसमेंट का हमें कौन सा सम निकालना होगा, वेक्टर सम। तो जो सभी के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन को निकालने का तरीका क्या है, वाई नेट इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट प्लस yn। तो याद रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन देयर आर मोर देन वन वेव ट्रेवलिंग इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में जा रही हो, तब जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है सभी के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम। इसी प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। याद हो जाएगा। अब जैसे हमने कोई भी दो वेव्स ले ली, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t माइनस ax, दूसरी वेव है y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा माइनस kx प्लस का फाइव। अब देखिए इसमें है क्या कि y1 y2 का मतलब है यहां पर y1 y2, a रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेव किस जगह पर है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये जो a1 और a2 है इन्हें बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या नाम है, एम्पलीट्यूड। और जो ओमेगा है, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और जो ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2 पाई एफ, जहां पे इस एफ को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या नाम होगा, फ्रीक्वेंसी। और ये जो के लिखा हुआ है, इस के का नाम होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट।
क्या नाम है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन का मतलब जो वेव को आगे ले जाए, और इसके की वैल्यू आती है 2 पाई बाई लैम्डा। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा। और ये जो फाई है, फाई को हम बोलेंगे कि इस वाली वेव और इस वाली वेव में कितने एंगल का डिफरेंस है। तो देख रहे हैं ओमेगा टी माइनस टी एक्स दोनों में सेम है, एंगल का जो डिफरेंस है फाई, तो इस फाई को हम बोलेंगे फेज का डिफरेंस। फाई लिखते हैं या कहीं कहीं पर डेल्टा फाई भी लिखा है, इसका भी मतलब होता है फेज डिफरेंस। अब अगर ये दोनों वेव जिनके डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 हैं, जब आपस में मिलेंगी तो जो नेट आएगा उसका वैल्यू इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा आएगी। अब अगर ज्यादा आएगी तो कितना ज्यादा आएगी, या फिर कम आएगी तो कितना कम आएगी, उसी को हमें सीखना है इंटरफेरेंस में। तो पहले बार नोट करिए, फिर सिखाते हैं आपको इंटरफेरेंस में नेट डिस्प्लेसमेंट को निकालना। तो जल्दी नोट करिए सभी। कंप्लीट हो गया सभी का। अब आते हैं सभी कि नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकालें। तो अब हमें सीखना है कि इंटरफेरेंस में हम नेट एम्पलीट्यूड को कैसे निकालेंगे। क्या निकालना सीखना है? नेट एम्पलीट्यूड। जब दो वेव्स हैं उनका नेट एम्पलीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहली वेव को लिखा y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेकेंड वेव है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का फाइव। अभी सभी का मतलब समझा दिया क्या क्या मतलब है। अब दोनों वेव को हम ऐड करना है। ऐड करने का मतलब इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालना सीखा हुआ है, इधर a1 है इधर a2, दोनों के बीच एंगल का डिफरेंस कितना है? फाइव। तो एक का एम्पलीट्यूड a1 दूसरे का a2। और जब वेक्टर सम निकालते हैं तो एलिमेंट में पढ़ रखा है कि लॉज ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। और लॉज ऑफ पैरेललोग्राम क्या है कि अगर हमें ए नेट निकालना है, मान लिया जो एंगल है ये थीटा, ए नेट a1 से कितने एंगल पर है? थीटा। तो सबसे पहले ए नेट की वैल्यू कितनी आएगी इसके बारे में सीखना है। तो ए नेट की वैल्यू रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 एंगल का डिफरेंस cos फाइव। दूसरा, इनके बीच जो फेज का डिफरेंस है tan थीटा, कितना है? tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू आती है, सबसे पहले ऊपर वाले एंगल को लिखते हैं a2 sin फाइव बाई a1 प्लस a2 cos। ये तरीका हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट किस एंगल पर आएगा और नेट एम्पलीट्यूड का। तो नेट एम्पलीट्यूड रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, और जो फेज डिफरेंस होगा a2 sin फाइव बाई a1 प्लस a2 cos फाइव। तो तरीका समझ में आ गया कैसे हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसे हमने ए नेट और tan थीटा निकाल लिया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो मैक्सिमम एंगल के लिए a1 a2 a1 a2, यहां एंगल कितना है? cos फाइव। तो अगर हमें a की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए जरूरी है cos फाइव क्या हो? मैक्सिमम। तो cos फाइव होना चाहिए मैक्सिमम, और cos फाइव की जो मैक्सिमम वैल्यू आती है दैट इज 1। तो cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? 1। किस एंगल पर? जब फाइव की वैल्यू कितनी हो? 0। तब अगर हम रखें ए नेट कितना आ जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 और cos फाइव इसकी वैल्यू 1 रखी है, तो ये बन जाएगा रूट के अंदर a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा a1 प्लस a2। तो अगर हमारे पास दो वेव्स हैं उनका नेट एम्पलीट्यूड निकालना है तो उसकी वैल्यू हमेशा a1 प्लस a2, और यही वैल्यू इसकी मैक्स वैल्यू होगी। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड याद रखना है a1 प्लस a2। दूसरी बात करते हैं ए मिनिमम की। ए मिनिमम के लिए cos फाइव मिनिमम, और cos फाइव की जो मिनिमम वैल्यू आती है -1। किस एंगल पे? जब फाइव की वैल्यू हो पाई या 180। और भी बहुत सारे एंगल आएंगे, अभी आगे सीखेंगे। तो ए मिन की वैल्यू आ जाएगी इधर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। अब दिख रहा है किसकी वैल्यू है?
a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो बाहर निकालने पर a1 माइनस a2। तो कभी भी अगर आपको मिनिमम एम्पलीट्यूड पता करना है तो हमेशा a1 माइनस a2। तो a मैक्स a1 प्लस a2, a मिन a1 माइनस a2, याद हो जाएगा। अब बात करने इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, a मैक्स बाई a मिन। a मैक्स बाई a मिन, a मैक्स की वैल्यू आई a1 प्लस a2 और a मिन की वैल्यू आ जाएगी a1 माइनस a2। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा कि a मैक्स और a मिन की रेशियो कितना आएगा। तो a1 प्लस a2 बाई a1 माइनस a2। समझ में आ गया कि कैसे हमें नेट एम्पलीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। नेट एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू a1 प्लस a2, मिनिमम वैल्यू a1 माइनस a2, और जो a मैक्स बाई a मिन का रेशियो आएगा a1 प्लस a2 बाई a1 माइनस a2। जल्दी नो करिए सभी से पहले। तो कंप्लीट कर लिया सभी ने। अब आते हैं हम कि नेट इंटेंसिटी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों अगर हमें निकालनी है नेट इंटेंसिटी तो क्या तरीका होगा उसके बारे में आते हैं। तो अब जो हमें कंप्लीट करना है नेट इंटेंसिटी कि जब दोनों वेव आपस में मिली तो मिलने के बाद नेट इंटेंसिटी कितनी आएगी, कैसे निकालेंगे। तो देखिए तरीका बिल्कुल सिंपल ही है। उसी तरीके से नेट इंटेंसिटी के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम सीखते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है इसका जो एम्पलीट्यूड से रिलेशन होगा हमेशा आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। हमेशा याद रखना है कि इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा के इंटू ए स्क्वायर। तो आई और ए में कैसा रिलेशन है, ए स्क्वायर। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर कैसे डिपेंड करेगी, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, आई इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। अब बताइए हमारे पास पहले ही अगर वेव का हम निकालते हैं इंटेंसिटी I1 तो I1 की वैल्यू कितनी आती है, k इंटू ए1 स्क्वायर। I2 की वैल्यू लिखेंगे इस तरीके से कितना आएगा, k इंटू ए2 स्क्वायर, और I नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इंटू ए नेट का स्क्वायर, यही बनेगा। अब हमने सीख रखा है कि ए नेट की वैल्यू का स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 cos फाइव, ये तरीका होता है नेट एम्पलीट्यूड का। ये था a नेट इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 cos फाइव। दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो a नेट का स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर टू a1 a2 cos फाइव। अब यहां से बताइए a नेट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो जब a नेट स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू आएगी आई नेट बाई के। a1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i1 बाई के। a2 स्क्वायर की वैल्यू i2 बाई के प्लस टू a1 की वैल्यू यहां से निकाले तो कितना, a1 स्क्वायर i1 बाई के। तो जब a1 यहां से निकालेंगे तो आएगा रूट i1 बाई के, तो रूट i1 बाई के, a2 का रूट i2 बाई के और बगल में cos फाइव, फिर i नेट बाई के i1 बाई के प्लस i2 बाई के, इधर टू, ऊपर i1 में i2 का मल्टीप्लाई हो i1 i2, रूट के में जब रूट के का मल्टीप्लाई के इंटू कॉस फाइव। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो जो k है सभी में कॉमन है तो k कट जाएगा, ऊपर बचा कितना i नेट, ऊपर है वैल्यू i1 प्लस i2 प्लस टू रूट i1 i2 कॉस। ये आ जाएगा नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, आई नेट इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। याद हो जाएगा नेट इंटेंसिटी का तरीका। अब देखिए जो नेट इंटेंसिटी आई i1 प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव, इसमें भी हम बात करेंगे कि आई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। तो वही काम करना पड़ेगा, मैक्सिमम निकालने के लिए फेज डिफरेंस कॉस फाइव की वैल्यू 1 आनी चाहिए, और 1 आता है फाइव इक्वल टू 0 पर। तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, i1 प्लस i2 टू रूट i1 i2, और फेज डिफरेंस 0 का है तो वैल्यू कितनी 1। अब ये देखिए i1 प्लस i2 प्लस टू रूट i1 i2, क्या इसे ऐसा ले सकते हैं, रूट i1 का स्क्वायर प्लस रूट i2 का स्क्वायर टू रूट i1 इंटू रूट i2। तो एक फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, जिसकी वैल्यू आ जाएगी रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर।
तो आई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर इसी तरीके से निकालेंगे हम आई की मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? cos फाइव की वैल्यू आनी चाहिए -1, तो फाइव कितने एंगल पर आएगा? 180। ऊपर रखिए आई मिनिमम, जहां cos फाइव है -1, तो बन जाएगा i1 प्लस i2 -2 √i1 i2। आप तो समझ गए होंगे, सेम इसी तरीके से लिखेंगे तो आई मिन की वैल्यू √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। याद हो जाएगा कि नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला या तरीका i1 प्लस i2 प्लस 2 √i1 i2 cos फाइव, और आई मैक्स की वैल्यू √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर, आई मिन की वैल्यू √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। इतने टॉपिक्स आपके मस्ट हैं प्रिपेयर होना। जैसे अब अगर आपने इसे तैयार कर लिया तो फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि आई मैक्स बाई आई मिन का रेशियो कितना आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके। आई मैक्स और आई मिन का रेशियो कितना आएगा? तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आई मैक्स और आई मिन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं k इंटू ए मैक्स का स्क्वायर। देखिए यहीं पे आई होता है k इंटू ए स्क्वायर, तो जब आई मैक्स होगा तो ए भी मैक्स होगा। आई मैक्स को k इंटू ए मैक्स का स्क्वायर, नीचे से k इंटू ए मिन का स्क्वायर, k से k कट जाएगा। अब ए मैक्स की वैल्यू कितनी है? अभी पीछे पड़ा था a1 प्लस a2, ए मिन की वैल्यू a1 माइनस a2, इधर आ गया आई मैक्स, नीचे आई मिन, तो आई मैक्स बाई आई मिन की वैल्यू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बाई a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अगर इतने तरीके आपको पता है तो फिर आप आई मैक्स, ए मैक्स, इन सभी का कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, याद हो जाएगा। अब अगर इतने पार्ट आपने तैयार कर लिए तो फिर हम आते हैं इसके अगले पार्ट पर कि इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो पहले हम इसे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद आते हैं सभी अगले पॉइंट पे। तो देखिए आपके सामने हमने क्वेश्चन लिखा कि दो वेव्स हैं जिनके एम्पलीट्यूड का रेशियो a1 बाई a2 की वैल्यू दे रखी है 4:1 पूछ रहा है, तो आप बताइए आई मैक्स बाई आई मिन इसका रेशियो कितना हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे सभी। आई मैक्स बाई आई मिन पूछा है, तो तुरंत आपके दिमाग में देखिए आना चाहिए, ये तो होगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बाई a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, यही बनना चाहिए। अब a1 और a2 की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या अगर दो क्वांटिटी का रेशियो 4:1 है तो हम a1 को ऐसा मान ले 4k और a2 को मान ले कितना 1k। अभी डिवाइड करने पर k से k कट जाएगा 4:1, तो रखिए वैल्यू a1 का 4k a2 का 1k, नीचे 4k माइनस 1k, तो 4 प्लस 1 ऊपर बन जाएगा 5k, नीचे बन जाएगा 3k का होल स्क्वायर, ये से के कट जाएगा, ऊपर आ गया 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो आई मैक्स बाई आई मिन का जो रेशियो आएगा 25/9। आया समझ में कैसे करना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब अगर इसी करने का एक तरीका और है, पहले हम क्या करते हैं, निकाल लेते ए मैक्स बाई ए मिन। तो क्या होता है ए मैक्स बाई ए मिन, a1 प्लस a2 बाई a1 माइनस a2। अब a1 प्लस a2 4 में गुणेगा 5, a1 माइनस a2 4 में से जाएगा 3, तो a मैक्स बाई a मिन का रेशियो, तो फिर i मैक्स बाई i मिन का जो रेशियो आएगा हो जाएगा a मैक्स की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर, नीचे a1 माइनस a2, a मिन देख रहे हैं आप, a मिन का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो ऊपर 25 नीचे 1, तो 25:9। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहां एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया हो और हमें आई मैक्स या आई मिन की वैल्यू निकालनी हो, तो एक ही तरीका है करने का, आप आई मैक्स को इस तरीके से या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं। नोट करिए सभी, इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको इसके और कराते हैं। तो देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है। अब एक क्वेश्चन हमने लिखा बोर्ड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दो वेव्स हैं इस तरीके से, टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, एंड
same intensity, two waves having same amplitude and same intensity and phase difference phi, और दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है phi। पूछ रहा है फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ए नेट एंड आई नेट। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी सेम है तो उसकी नेट इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या नेट एम्पलीट्यूड का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है एक तरफ ए नेट निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ आई नेट। तो हमें ए नेट निकालना है, ठीक है। पहले वाले वेव के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, A1 A2 सेम है तो मान लिया ए। अब अगर A1 A2 सेम है और ए वैल्यू, तो ए नेट का तरीका क्या है, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस फाई, ये तरीका है। अब A1 और A2 दोनों की वैल्यू सेम है तो हमने ये मान लिया, तो इधर ए स्क्वायर प्लस 2A इंटू ए कॉस फाई। अब ऐड करते हैं, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर 2A स्क्वायर, इधर 2A स्क्वायर कॉस फाई, जोड़ दिया 2A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉस फाई, ये बन जाएगा। फिर 2A स्क्वायर कॉस फाई को अगर 1 से कैंसिल करना है तो 2 कॉस स्क्वायर 5/2 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, 2 में इसका मल्टीप्लाई किया 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, 4 को बाहर किया 2A कॉस 5/2। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अगर दो वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम है तो नेट एम्पलीट्यूड कितना आएगा 2A cos 5/2। तैयार कर लेंगे नेट एम्पलीट्यूड 2A cos 5/2 कब, जब दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है सेम। अब हमें उसी तरीके से निकालना है कि नेट इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आएगी। नेट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो तरीका बिल्कुल आसान है। नेट इंटेंसिटी के लिए I1 I2 और I तीनों की वैल्यू सेम थी दोनों को, हमने आई मान लिया। अब आई नेट का हमारे पास तरीका क्या है, I1 प्लस I2 2 रूट I1 I2 cos फाई, तरीका आपने ये सीख रखा है। फिर I1 की वैल्यू भी आई, I2 की वैल्यू भी आई, प्लस 2 रूट I1 I2 I इंटू आई cos फाई, इधर जुड़ेगा 2i, इधर 2 रूट I इंटू आई 2i cos फाई, तो 2i 1 प्लस cos फाई, 2i cos फाई की वैल्यू 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस, कट जाएगी वैल्यू कितना 4i cos स्क्वायर 5/2। तो नेट इंटेंसिटी का तरीका 4i cos स्क्वायर 5/2। और देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेट इंटेंसिटी अगर दो वेव से एम्पलीट्यूड उनकी इंटेंसिटी सेम है तो नेट इंटेंसिटी कितनी आएगी 4i cos स्क्वायर 5/2। हो जाएगा तैयार। अब इसमें दो केसेस बनते हैं कि अगर आपसे पूछे ए मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए मैक्स का मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा फेज एंगल 0 का, तो ए मैक्सिमम। अब देखिए अगर ए मैक्सिमम के लिए फाई को हमने 0 रखा तो 0 cos 0 की वैल्यू 1, तो ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आ सकता है 2a जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है। और ए मिनिमम की वैल्यू मिनिमम आता है 180 पर, तो cos 180 बाई 2, 180 में 2 से डिवाइड 90, cos 90 0, तो ये मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2 आ सकता है और मिनिमम कितना होगा 0। लाइक दैट आई नेट हमें निकालना है, यहाँ आई मैक्स कितना आएगा, फेज एंगल हमने 0 रखा cos 0 1 हो जाएगा, तो आई मैक्स की वैल्यू 4 आई। और आई की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम कितना आएगा 180 बाई 2 90 0, तो आई मिनिमम 0। तो बताइए आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है 4i और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0। अब आई मैक्स है 4i, तो यहां जो 4i लिखा है क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि आई नेट आ जाएगा 4i इक्वल है आई मैक्स, तो आई नेट इक्वल टू आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2। ये भी याद रखना, कभी कभी ये पूछ लेगा कि आई नेट की वैल्यू आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2 है, प्रूफ करिए। तो प्रूफ कर लेंगे आई नेट इक्वल टू आई मैक्स cos स्क्वायर 5/2, आई नेट 4i cos स्क्वायर 5/2, आई मैक्स 4i, आई मीन कितना 0, ए मैक्स 2a, ए मिनिमम 0 और नेट एम्पलीट्यूड 2a cos 5/2। तो जल्दी से नो करिए।
तो हम समझेंगे बच्चों की इंटरफेरेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो हेडिंग डाली सभी, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। टॉपिक का नाम ही है टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। तो देखिए बच्चों, इंटरफेरेंस का मतलब है कि दो वेव्स आपस में मिल रही हैं। अब अगर दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो फिर वहां पर देखिए, ए हमने पहली वेव बना दी, ये फर्स्ट वेव इस तरीके से जा रही है, प्रोग्रेसिव वेव है तो आगे जाएगी। दूसरी वाली वेव को भी हमने ऐसे बना दिया, सेकंड वेव। अब अगर दो वेव का क्रेस्ट से क्रेस्ट वाला पार्ट मिले, क्रेस्ट से क्रेस्ट, और ये जो नीचे वाला ट्रफ, ट्रफ से ट्रफ वाला, फिर क्रेस्ट से क्रेस्ट वाला पार्ट, तो जो उसका एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू इन दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा आएगी, तब उसी का नाम होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब दोनों वेव के क्रेस्ट से क्रेस्ट मिले, ट्रफ से ट्रफ, तब उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टिव। दूसरा इसका उल्टा होता है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा कि क्रेस्ट से ट्रफ वाला पार्ट, इसे क्रेस्ट है तो क्रेस्ट से ट्रफ, ट्रफ से क्रेस्ट वाला पार्ट, इसका उल्टा वेव। तो देख रहे हैं जब क्रेस्ट से ट्रफ मिलेगा तो एक ज्यादा एक कम है, तो दोनों में से जो ज्यादा वैल्यू, कम वाली वैल्यू और ये ज्यादा वाली वैल्यू, दोनों आपस में मिलेंगे तो दोनों माइनस में होंगी, तो इस इंटरफेरेंस का नाम होगा डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव तब बनेगा जब कंस्ट्रक्टिव, जब क्रेस्ट से ट्रफ मिले, और कंस्ट्रक्टिव कब बनेगा जब क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल जाए, ट्रफ से ट्रफ, क्रेस्ट से क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ, तब उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो उसमें क्या क्या होगा, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो इंटरफेरेंस के बच्चों दो टाइप्स, ये तो समझने के लिए था कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है। तो इंटरफेरेंस में दो टाइप्स हैं, पहले का नाम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे का नाम है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स, एक है कंस्ट्रक्टिव, दूसरे का नाम है डिस्ट्रक्टिव। अब कंस्ट्रक्टिव का मतलब जब कभी आ जाए तो ऐसा इंटरफेरेंस जहां पर ए की वैल्यू मैक्सिमम हो और आई की वैल्यू भी मैक्सिमम हो। जब बात हो डिस्ट्रक्टिव की तो डिस्ट्रक्टिव में ए मिनिमम हो और आई की वैल्यू भी क्या हो, मिनिमम। तो इसके लिए क्या क्या फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस होगा, उसके बारे में समझना है। तो यही एक छोटा सा रिलेशन आपको समझना पड़ेगा कि फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का नाम होता है फेज डिफरेंस, और आता है डेल्टा एक्स जिसका नाम होता है पाथ डिफरेंस। दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई इक्वल टू पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो अगर कभी फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस निकालना है तो डेल्टा फाई की वैल्यू रखिए, डेल्टा एक्स निकल जाएगा। और डेल्टा फाई को ध्यान रखना है, हमेशा रखना किसमें है, रेडियन में। ठीक है, अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव की। तो कंस्ट्रक्टिव में हमने सीखा ए नेट की वैल्यू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाइव, यही वैल्यू थी। अब ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, जब cos फाइव की वैल्यू मैक्सिमम हो, और cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 1। अब cos फाइव की वैल्यू 1 किस किस एंगल पे आएगी, तो 1 आ सकती है, ये जो फेज डिफरेंस हमने लिखा डेल्टा फाइव या फाइव से कोई दिक्कत नहीं। अब 1 आएगी एक तो 0 पर, फिर जो cos फाई है इसका पीरियड होता है 2 पाई, 2 पाई के बाद अपनी साइकिल को रिपीट करता है। तो देखिए जो cos फाई है या sin फाई, इनका पीरियड होता है 2 पाई, 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। तो 0 के बाद 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस तरीके से वैल्यू आएगी। तो क्या जनरल में हम ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा फाई की वैल्यू 2n पाई। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब बनेगा जब फेज डिफरेंस हमेशा आ जाए 2n पाई, जहां पे n का मतलब है 1, इधर 1 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 इस तरीके से। देखिए 0 रखा तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, 1 रखा 2 इंटू 1 2 पाई, 2 रखने पर 4 पाई, 3 रखने पर 6 पाई, 4 रखने पर 8 पाई। इस तरीके से बनेगा हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हमने फेज डिफरेंस निकाल लिया, ये आ गया फेज डिफरेंस। फिर बात होती है पाथ डिफरेंस, रास्ते का कितना डिफरेंस है। तो देखिए क्या तरीका है, डेल्टा फाई इक्वल 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा फाई की वैल्यू है 2n पाई,
इधर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी, n इंटू लैम्डा। तो जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आई n इंटू लैम्डा। कितनी वैल्यू है, n इंटू लैम्डा। अब अगर n की वैल्यू हम रखें 0, 1 2 इस तरीके से, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n को रखा हमने 0 तो 0, 1 रखा तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इस तरीके से। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई और पाथ डिफरेंस कितने का हो, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अब यही बेस है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सीखने का, तो याद कर लेंगे सभी कि कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस 2n पाई या 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा या 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। इस तरीके से हमारा आता है पाथ का डिफरेंस। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, यहां पर वैल्यू cos फाई है, cos फाई की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 1, मिनिमम वैल्यू -1, मतलब cos फाई की वैल्यू कितनी, -1। तो -1 किस किस एंगल पे आएगा, तो पहला तो हमें पता है पाई पर। अब पाई के बाद अगला एंगल क्या होगा, तो अगले एंगल के लिए हमें साइकिल पता है कि cos फाई 2 पाई के बाद रिपीट होगा, तो पाई के बाद 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरीके से बन जाएगा इसका फेज डिफरेंस। और जैसे हमने फेज डिफरेंस निकाला, फिर आते हैं पाथ डिफरेंस पे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, इस तरीके से। इस विषय अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो क्या एक्सप्रेशन ये बनेगा, डेल्टा फाई डी लिखना है तो 2n माइनस 1 इंटू पाई। इस बार लेकिन n की स्टार्टिंग होगी 1 से, 1 2 3 4 इस तरीके से n तक। अब अगर हम n की वैल्यू को 1 रखें तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 इंटू पाई, तो पाई। 2 रखें तो 2 2 जा 4 माइनस 1, 3 पाई। 3 रखें 6 माइनस 1, 5 पाई। अब आपके दिमाग में छोटी सी चीज ये भी आ सकती है, क्यों ना इसे हम ऐसा लिख लेते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई, और n की स्टार्टिंग 0 से करते हैं, 0 1 2 3। अभी भी देखिए 0 रखने पर 0 प्लस 1, 1 पाई, 1 रखने पर 3 पाई, वैल्यू सेम आ रही है। बट ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि इसका रीजन है कि जब अभी हम पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो 0 पर हमेशा ब्राइट, ब्राइट का मतलब कंस्ट्रक्टिव ही बनता है। तो 0 तो फिक्स है हमेशा किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव पर ही 0 को 0th ब्राइट बोला जाता है, लेकिन कभी 0 डार्क नहीं बनता। तो हमेशा सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, जिसके लिए n की वैल्यू 0 होती है। इसीलिए हमेशा हम डिस्ट्रक्टिव में n की स्टार्टिंग 1 से करते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल टू n माइनस 1 इंटू पाई। अब इसके लिए अगर हमें निकालना है पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस का तरीका क्या है, डेल्टा फाई इक्वल 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई की वैल्यू कितनी है, 2n माइनस 1 इंटू पाई, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। काट दें पाई से पाई, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब अगर n की वैल्यू को हम 1 रखें, n को 1 रखने पर कितना आएगा, कितना, 2 1 जा 2 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो बनेगा लैम्डा बाई 2। 2 रखें 4 माइनस 1 3 लैम्डा बाई 2। 3 रखने पर 6 माइनस 1 5 लैम्डा बाई 2। 4 रखने पर 8 माइनस 1 7 लैम्डा बाई 2। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, इस तरीके से बनेगा हमारा पाथ डिफरेंस, अगर इंटरफेरेंस कैसा है, डिस्ट्रक्टिव। तो समझ में आ जाएगा सभी को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतना अच्छे तरीके से सभी पहले प्रिपेयर करिए।